Good morning all the student. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss chapter 8, the topic components of computer. आज हम लोग chapter 8 जो टॉपिक है components of computer में कुछ टॉपिक अभी लेफ्ट है, बचे हुए हैं, उस टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है register. The first topic is about the register. What is register? रजिस्टर होता क्या है? ठीक है, इट इज अ स्मॉल डेटा होल्डिंग मेमोरी स्टोरेज, ठीक है, इन अ कंप्यूटर प्रोसेसर। ये एक तरीके का एक छोटा सा डेटा होल्डिंग स्टोरेज मेमोरी है, डिवाइस है, जो आपके कंप्यूटर प्रोसेसर यानी सीपीयू में इनबिल्ट होता है और ये आपके डेटा को, इंस्ट्रक्शन को और एड्रेस रजिस्टर को होल्ड करके रखता है। While we working on a computer, our processor means our CPU processing the task, executing the task, run the task, and it holds the instructions, address register and data also. रजिस्टर का काम ये होता है कि जब आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हो या वर्क कर रहे हैं किसी भी टास्क, तो आपके टास्क का जो भी डेटा इंफॉर्मेशन होता है वो क्या करता है, रजिस्टर होल्ड करके रखता है, ठीक है, या तो कोई इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है या उसके डेटा एड्रेस को होल्ड करके रखता है। ये है रजिस्टर का काम। ओके स्टूडेंट, सो रजिस्टर एक छोटा सा होल्डिंग स्टोरेज डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर प्रोसेसर्स में इनबिल्ट होता है और ये आपके कोई भी टास्क जब परफॉर्म होता है, एग्जीक्यूट करता है, उस समय ये रजिस्टर आपके डेटा इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। रजिस्टर का ये काम होता है। ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज द एक्यूमुलेटर एसी, नेक्स्ट वन इज डेटा रजिस्टर डीआर, थर्ड वन इज द एड्रेस रजिस्टर एआर एंड द फोर्थ वन इज प्रोग्राम कंट्रोल पीसी। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर है जो आपके कंप्यूटर प्रोसेसर यानी एज अ रजिस्टर का काम करता है। आपको तो पता ही है कि रजिस्टर का काम क्या होता है। ये आपके डेटा, एक स्मॉल अमाउंट में डेटा को होल्ड करके इस रजिस्टर में रखता है जब आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हो या वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आपका इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, यानी प्राइमरी स्टोरेज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज। इंटरनल मेमोरी कहने का मतलब स्टूडेंट, जब हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनल मेमोरी भी होते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला टॉपिक आया है आपका इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं ये इंटरनल मेमोरी, और ये एज अ रिफर्ड होता है मेन मेमोरी कहलाता है। क्या कहलाता है, एज अ मेन मेमोरी, ठीक है। इसे एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं हम लोग। इंटरनल मेमोरी को मेन मेमोरी या तो आप प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या काम करता है कि आपके डेटा इंफॉर्मेशन को प्राइमरी मेमोरी में यानी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में एज अ टेम्पररी स्टोर करके रखता है। व्हाइल यू वर्किंग योर टास्क, it store your data information and after that when your computer shut down it erase all the data and informations। जब आप कंप्यूटर पे कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं एट अ टाइम, ये उसी समय आपके डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा इस मेमोरी में, और उसके बाद जैसे ही आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑफ होता है, शट डाउन होता है, उसके बाद ये आपका इंटरनल मेमोरी में से जो भी डेटा इंफॉर्मेशन वो इरेज हो जाते हैं, ठीक है। इसका ये काम होता है। तो इंटरनल मेमोरी भी दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी। द फर्स्ट वन इज RAM, द सेकंड वन इज ROM। द फर्स्ट वन इज RAM एंड द सेकंड वन इज ROM। दो तरीके के इंटरनल मेमोरी, RAM एंड ROM। तो इंटरनल मेमोरी हमने क्या देखा, दो तरीके का, पहला RAM, दूसरा ROM। अब हम सबसे पहला जो टॉपिक है आपका इंटरनल मेमोरी में RAM है। क्या है, RAM। RAM it understand by that it is
रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ये आपके कंप्यूटर में वो करता है, रैंडमली एक्सेस करता है, ठीक है। while you performing a task in a computer, it randomly access to that data and instruction to perform specific task। ये जब भी कोई आप परफॉर्म कर रहे होते हो टास्क को, ये रैंडमली एक्सेस करता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई टास्क परफॉर्म होता है तो सबसे पहला आपका वो स्टोर करता है प्राइमरी मेमोरी, यानी आपके इंटरनल मेमोरी जो एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है वो हमारा रैम है। तो सबसे पहला वो स्टोर हमारा रैम में होता है एज अ टेम्पररी। रैम हमारा जो क्या है, एज अ टेम्पररी मेमोरी है। जब हम लोग कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, वर्क करते हैं या रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उस समय ये डेटा इंफॉर्मेशन को क्या करता है, टेम्पररी स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद आपका जब ये टास्क कंप्लीट होता है, जब हम अपने कंप्यूटर शट डाउन करते हैं, तो वहां से इस मेमोरी में से आपके सारे डेटा इंफॉर्मेशन इरेज हो जाते हैं। इसीलिए रैम को बोला गया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वोलेटाइल मेमोरी। इसे क्या बोला गया है, वोलेटाइल मेमोरी। इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें डाटा रहता नहीं है, इरेज हो जाते हैं, इसीलिए इसे वोलेटाइल यानी उड़नशील, यानी आपके डाटा इसमें रहेंगे तो सही एट अ मोमेंट के लिए, बट आफ्टर दैट व्हाइल यू वर्किंग एंड आफ्टर फिनिश दैट वर्क, व्हेन योर कंप्यूटर शट डाउन, ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशन शुड बी इरेज्ड। ये इरेज हो जाते हैं, ओके। सो आफ्टर दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम? स्टूडेंट, आप लोग को तो पता ही होगा कितने तरीके के रैम्स होते हैं, ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रैम, 4 तरीके के रैम्स होते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। सेकंड वन इज एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। द थर्ड वन इज एसडी रैम, synchronous dynamic random access memory, and the fourth one is DDR। fourth one क्या है आपका, DDR। ये 4 तरीके का आपका RAM है। there are 4 types of RAM। first one is DRAM, dynamic access memory, random access memory। ये मेमोरी काम करता है टेम्पोररी डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। टेम्पोररी डेटा स्टोर करने के लिए जब आपका पावर सप्लाई लॉस्ट होता है तब आपके डेटा इंफॉर्मेशन भी लॉस्ट हो जाते हैं। जब पावर सप्लाई फिर से वापस आ जाता है, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी कम टू द योर कंप्यूटर सिस्टम, इट रिफ्रेश योर मेमोरी अगेन, देन यू कैन परफॉर्म अनदर टास्क, देन इट इज स्टोर्ड इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी। उसके बाद फिर से ये उस मेमोरी में फिर से रीस्टोर करता है एज अ टेम्पररी। उसके बाद आप एग्जीक्यूट करते हैं, टास्क को परफॉर्म करते हैं, कंप्लीट हो जाने के बाद जैसे ही पावर लॉस्ट होता है फिर से वो डेटा क्या हो जाते हैं, इरेज हो जाते हैं। यानी ये सेम एज अ वर्क करता है आपका रैम के तरह, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एस रैम। ये फास्ट और एक्सपेंसिव है आपके डी रैम से, यानी ये फास्टर वर्क करेंगे ही और ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, ठीक है। और इसमें भी सेम एज अ प्रोसेस है, जब आपका पावर लॉस्ट होता है तो आपका डाटा भी इरेज हो जाता है, ये भी सेम एज अ प्रोसेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एस रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट यूजेस सिंक्रोनस इंटरफेस टू ट्रांसमिट द डेटा, यानी ये एक हाई स्पीड को इस्तेमाल करके, यानी ये जो मेमोरी है, ठीक है, एसडी रैम, ये हाई स्पीड मेमोरी है और इसमें डेटा स्टोरेज तो होते हैं हाई स्पीड के तरीके से, और सेम एज अ प्रोसेस जैसे रैम में होता है, जैसे डी रैम में होता है, जैसे एस रैम में होता है, सेम एज अ प्रोसेस इसमें भी वही है। आपका स्टोरेज होता है स्पीडी तरीके से, बट इसमें आपके जो भी डेटा इंफॉर्मेशन होते हैं लॉस्ट होते हैं जब भी पावर सप्लाई लॉस्ट होता है, ठीक है। और ये फास्टली तरीके से, इफिशिएंट तरीके से वर्क करता है आपके डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ओके। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट DDR, डबल डेटा रेट मेमोरी, ठीक है। ये एक तरीके का ये मेमोरी इस्तेमाल होता है इंटेल पेटियम 4 सिस्टम में। ये मेमोरी आपके आज जो नए तरीके का प्रोसेसर आ रहे हैं, ठीक है, इंटेल का, ये मेमोरी उसमें इस्तेमाल होती है, ठीक है।
और इसमें भी सेम एज अ वर्क होता है, जब आपका पावर सप्लाई लॉस्ट होता है तो सारे डेटा इरेज हो, और इसमें बहुत कम पावर यूज होता है इस DDR में, इस मेमोरी में, और आपके डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसमें लेस पावर सप्लाई यूज होते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, so student, another topic is ROM. Another topic is ROM. It means read only memory. Read only memory. It is a type of memory which information can only be read. ये एक तरीके का ऐसा मेमोरी है जिसमें इंफॉर्मेशन को सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। लेकिन RAM जो ऐसा मेमोरी है जिसमें रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। लेकिन ROM एक ऐसा मेमोरी है जहां पे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। क्यों इसे नॉन वॉलेटाइल कहा गया है? बिकॉज द डेटा शुड नॉट बी इरेज्ड इन दिस मेमोरी। इसमें डेटा आपका इरेज नहीं होता है, चाहे वो पावर सप्लाई लॉस्ट होता हो या शट डाउन होता है कंप्यूटर, इसमें आपका डेटा कभी भी इरेज नहीं होता। और जब भी डेटा आपका स्टोर होता है इसमें तो परमानेंटली होता है। क्या होता है? परमानेंटली। यानी इसीलिए आपका ROM सिर्फ डेटा को रीड करता है, और ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, और इसमें डेटा परमानेंटली क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। इसमें आप अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन रिमूव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए भी सर्टेन आपको डिवाइसेस चाहिए, सर्टेन इक्विपमेंट चाहिए ROM के डेटा को इरेज करने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो ROM क्या है पता चला आपको? तो ROM इट इज अंडरस्टैंड दैट रीड ओनली मेमोरी। इट मींस रीड ओनली मेमोरी। ये इसका फुल फॉर्म आपका क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और ये जो ROM है आपका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसमें आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और इसमें आप अपने डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसमें अगर आप अपने डेटा को रिमूव भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग तरीके से आप अपने डेटा को इरेज करके फिर से आप अपने इस ROM मेमोरी में क्या कर सकते हैं? डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स वी कम ऑन द अनदर टॉपिक। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ROM। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ROM कहने का मतलब हमारे पास 4 ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ROMs हैं। पहला PROM, उसके बाद EPROM, देन EEPROM, नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी। तो पहला है PROM। PROM कहने का मतलब इसका मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड एंड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये एक स्पेशल डिवाइस के जरिए इस मेमोरी में प्रोग्रामर के जरिए, ठीक है, आपके जो भी इंफॉर्मेशन डेटा होंगे स्टोर तो कर दिए जाएंगे वो प्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक है। प्रोग्रामिंग के थ्रू आपका जो भी डेटा इंफॉर्मेशन हुआ वो प्रोग्रामिंग के थ्रू, प्रोग्रामर के जरिए उस डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है इस डिवाइस में, ठीक है। इसीलिए बोला गया है इसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी ये एक प्रोग्राम के थ्रू आपके डेटा इंफॉर्मेशन को रखा जाता है इस स्टोरेज डिवाइस में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज EPROM। EPROM कहने का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी तो आप जान रहे हैं कि इसमें हम प्रोग्राम के थ्रू, जो प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्राम कोडिंग कर करके डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो EPROM में यानी उस प्रोग्राम को हम फिर से इरेज करके दूसरा प्रोग्रामिंग कोड कर करके प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर दे करके अपने डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को इरेज भी कर सकते हैं प्रोग्रामेबल के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू। तभी जाकर के हमारा डेटा इंफॉर्मेशन प्रोग्रामिंग के थ्रू इरेज होकर के फिर से प्रोग्रामिंग के ही थ्रू आपके डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर होंगे। ओके, दैट इज कॉल्ड द EPROM। अनदर इज EEPROM, यानी इसको बोला गया है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपके इस मेमोरी में, इस डिवाइस में
आपके जो भी डेटा इंफॉर्मेशन होगा इरेज होगा, बट इसमें इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से। कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से। इसमें इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से कहने का मतलब जो भी डेटा इंफॉर्मेशन होगा एक ऐसा अल्ट्रावायलेट लेजर रे के जरिए वो आपको डेटा को इरेज करेगा और फिर से आप उसमें दोबारा आप इसमें डेटा इंफॉर्मेशन को रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉनिकली एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिकली यानी अल्ट्रावायलेट रेज के जरिए आपके डेटा इंफॉर्मेशन को इरेज किया जाता है। उसके बाद फिर से आप इसमें प्रोग्राम के थ्रू अपने डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फ्लैश मेमोरी। इट इज अ टाइप ऑफ डबल ईपीरोम। ये एक तरीके का डबल ईपीरोम है, ठीक है, जिसमें डेटा इंफॉर्मेशन को आप स्टोर तो कर सकते हैं बिना किसी पावर सप्लाई के, बिना किसी पावर सप्लाई के, यानी इसे पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है और इसे आप कहीं भी एज अ पोर्टेबल के रूप में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये आपका ठीक है, तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ पोर्टेबल के रूप में और आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं और इसमें जब चाहे आप इसे इरेज भी कर सकते हैं अपने डेटा को कर करके फिर से आप इसमें डेटा इंफॉर्मेशन को रीस्टोर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है, ओके। So student, the next topic is cache memory. Next topic is cache memory. What is cache memory? Cache memory is a special high-speed memory. It is built on our motherboard and made a part of a CPU. ये एक स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी है जो हमारे मदरबोर्ड में इनबिल्ट रहता है, ठीक है, और या तो ये पार्ट है सीपीयू का। क्यों हम कैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं हमारे सीपीयू में यानी हमारे मदरबोर्ड में? व्हाई इट इज यूजफुल फॉर आवर सीपीयू कैश मेमोरी? बिकॉज इट स्टोर द इंस्ट्रक्शन व्हाइल वी वर्किंग सम टास्क, व्हाइल वी एग्जीक्यूटिंग और रन द प्रोग्राम। जब हम लोग कोई प्रोग्राम और टास्क रन कर रहे होते हो या एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है और स्टोर कर करके हमारे टास्क को एफिशिएंट वे में कंप्लीट करता है। और कैश मेमोरी का और एक खासियत है कि ये आपके सिस्टम के स्पीड को इंप्रूव करता है। जैसे हमारा सिस्टम अगर स्लो पड़ जाए तो कैश मेमोरी अगर हमारे मदरबोर्ड में है तो हमारा सिस्टम एक वेल मैनर में चलेगा, काम करेगा। नहीं तो हमारे सिस्टम में अगर हमारे मदरबोर्ड में कैश मेमोरी नहीं है तो हमारा सिस्टम सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, स्पीड नहीं दे पाएगा और हमेशा स्लो डाउन रहेगा। इसीलिए कैश मेमोरी का बहुत जरूरी होता है। ओके, और कैश मेमोरी इज मोर एफिशिएंट देन रैम एंड मोर एक्सपेंसिव देन रैम। यानी कैश मेमोरी रैम के बदले आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंट वे में वर्क करता है, स्पीड देता है और ये ज्यादा एक्सपेंसिव है आपके रैम के मुकाबले। क्या? आपके रैम के मुकाबले कैश मेमोरी थोड़ा एक्सपेंसिव है। ओके, तो ये कैश मेमोरी आपके सीपीयू में यानी आपके मदरबोर्ड में इनबिल्ट रहता है और आपको एक ओवरऑल इंप्रूविंग करता है आपके सिस्टम के स्पीड को। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका कैश मेमोरी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द एक्सटर्नल मेमोरी। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी क्या कहते हैं? हमने इंटरनल मेमोरी पढ़ा था, ठीक है, कि उसमें हमारा जो भी मेमोरी होते हैं वो इंटरनल हमारे सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होते हैं हमारे मदरबोर्ड में। बट एक्सटर्नल मेमोरी हम एक्स्ट्रा कोई मेमोरी को अटैच कर सकते हैं फॉर द स्टोरेज पर्पस के लिए। ठीक है, फॉर द स्टोरेज पर्पस के लिए। तो आपको बता देना चाहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी को हम लोग एज अ सेकेंडरी स्टोरेज भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। व्हाई इट इज सेकेंडरी स्टोरेज? बिकॉज इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। बिकॉज इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या है? इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी और
क्यों? क्योंकि ये आपके डेटा इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करता है। क्या करता है? ये डेटा और इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करता है और इसमें हमारे डेटा इंफॉर्मेशन जो भी होते हैं वो सारे आपका परमानेंटली स्टोर होकर के आपको सिस्टम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो भी आप सेकेंडरी स्टोरेज इस्तेमाल करते हैं वो आप एक्स्ट्रा अटैच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्स्ट्रा अटैच कर सकते हैं कोई भी एक्सटर्नल आप मेमोरी को लेकर के, चाहे वो हमारा हार्ड डिस्क हो, सीडी डीवीडीज हो और पेन ड्राइव हो, ये सारे आप क्या कर सकते हैं? अपने कंप्यूटर सिस्टम में अटैच कर सकते हैं फॉर द एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में। ओके, एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में आप इसे अटैच कर सकते हैं फॉर योर स्टोरेज पर्पस, यानी आप अपने डेटा इंफॉर्मेशन को परमानेंटली किसी तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको लॉन्गर डिस्टेंस में बहुत काम आता है। अगर आप एक बार अपने डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं इस एक्सटर्नल मेमोरी यानी सेकेंडरी स्टोरेज में, तो ये आपका लॉन्ग टाइम के लिए आपके डेटा इंफॉर्मेशन रह जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी यानी सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं फॉर आवर लॉन्गर पीरियड। ओके स्टूडेंट, तो ये जो था आपका एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी में कौन कौन से आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे? आपका हार्ड डिस्क हो जाएंगे, पेन ड्राइव हो जाएंगे, सीडी डीवीडीज हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है जो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में अटैच कर सकते हैं फॉर योर स्टोरेज पर्पस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट यूनिट ऑफ मेमोरी। यूनिट ऑफ मेमोरी क्या कहते हैं? ठीक है, ये यूनिट ऑफ मेमोरी हमारा कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो स्टोर करता है हमारे डेटा को, इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। यानी हमारा जो कंप्यूटर है, ओके, हमारा जो कंप्यूटर है वो जो भी डेटा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर करके उसे स्टोर करेगा, ठीक है, और प्रोसेस भी करेगा, तो किस फॉर्म में? बाइनरी नंबर में। किस फॉर्म में? बाइनरी नंबर में। ओके स्टूडेंट, यानी हमारा जो भी कंप्यूटर वर्क करता है, प्रोसेस करता है डिफरेंट टास्क को, तो वो उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या कहलाता है? बिट। क्या कहलाता है? बिट, यानी बाइनरी डिजिट जिसे बोलते हैं। क्या कहलाता है? बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट में आपका स्टूडेंट क्या आता है? 0 और 1 के फॉर्म में। यानी हमारा कंप्यूटर सिस्टम एक मशीन है और मशीन सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझती है? मशीन लैंग्वेज। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज में हमारा बाइनरी नंबर आता है, तो बाइनरी नंबर 0 और 1 के फॉर्मेट में ही कोई भी टास्क परफॉर्म होता है, प्रोसेस होता है, या कोई भी स्टोर भी करते हैं इंफॉर्मेशन, वो हमारा 0 और 1 के फॉर्मेट में ही कंप्लीट होता है। ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो बताए गए हैं। ठीक है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे। तो निबल में ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स क्या कहलाते हैं? एक निबल में ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, और बाइट में, ओके स्टूडेंट, बाइट में ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। एक बाइट में आपका कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है किलोबाइट। किलोबाइट 1 KB इक्वल टू, ठीक है, 1 KB इक्वल टू कितना? 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स। ओके स्टूडेंट, यानी 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। उसके बाद आता है आपका मेगाबाइट। मेगाबाइट 1 MB इक्वल टू 1 MB में आपको 1024 KB स्टोर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका गीगाबाइट। गीगाबाइट 1 GB इक्वल टू कितना? 1004 MB, यानी 1 GB में आपको 1024 MB का स्टोरेज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 1
टेराबाइट यानी टेराबाइट। टेराबाइट में आपको 1 TB इक्वल टू 1024 GB। 1 टेराबाइट में स्टूडेंट, 1 टेराबाइट में कितना 1024 GB रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पेटाबाइट। क्या आता है? पेटाबाइट। पेटाबाइट में 1 PB इक्वल टू 1024 TB, ठीक है। तो ये सारे आपके यूनिट्स ऑफ मेमोरी हो गए। ये जितने भी देख रहे हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी है, और ये सारा स्टोरेज पर्पस के लिए हमारा इस्तेमाल होता है। यानी हमारी जो मेमोरी होती है वो कितने बाइट्स में होती है, कितने MBs में होती है, कितने GBs में होती है, कितने TBs में होती है, कितने PBs में होती है। तो ये सारे यूनिट्स ऑफ मेमोरीज कहलाते हैं, ठीक है। यही हमारा कंप्यूटर सिस्टम हमारे यूनिट्स ऑफ मेमोरी के जरिए स्टोर करता है कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये था आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके।